Hello, friends, and welcome to the Hindu analysis for Sunday special of 29th अक्टूबर 2023। तो संडे के एनालिसिस को आप कभी भी मिस मत कीजिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जाती हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। दोनों ही पर्सपेक्टिव से संडे वाला जो न्यूज़पेपर रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो आपके दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले फ्रंट पेज की खबर देखते हैं। सेंटर डिफेंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एब्सटेंशन। तो यहाँ पे जो एक रेजोल्यूशन जो है वो कॉलिंग फॉर ट्रूस एंड सीज फायर इन गाजा, ये जो है यहाँ पे पास किया गया है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। उसमें जो है इंडिया जो है वो एब्सेंट रहा था, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए जो इंडिया ने अपना डिफेंस जो है वो फाइल किया है। ठीक है ना। और हमारा जो यहाँ पे रिप्लाई रहा है उसमें ये कहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रेजोल्यूशन जिसमें सीज फायर ट्रूस की बात की है, इट डिड नॉट इंक्लूड एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन ऑफ द अक्टूबर 7 टेरर अटैक्स इन इजराइल। इस बिहाफ पे जो है एब्सटेंशन को जस्टिफाई किया है। तो जो गवर्नमेंट है उसने अपना डिसीजन वो ये डिफेंड किया है, जो रेजोल्यूशन ये वोट से असेंबली में वोट से पास हुए थे फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस एंड सीज फायर इन गाजा। ठीक है ना। तो इसमें जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन है ना, तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर जो जारी किया उसमें बताया कि इंडियाज कंसर्न्स ओवर ओमिशंस हैड नॉट बीन कवर्ड बाय द फाइनल टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। तो इसलिए जो है हमने डिसाइड किया कि हम इससे एब्सटेन करेंगे। तो यहाँ पे ये भी बोला है कि देयर कैन बी नो इक्वेशन ऑन equivocation on terror, a source said, calling India's position steadfast and consistent. तो protection of civilians and holding legal and upholding legal and humanitarian obligations, ये जो बेसिकली रेजोल्यूशन का टाइटल था। और जो ये प्रपोज किया था जॉर्डन ने किया था ऑन बिहाफ ऑफ अरब लीग, और जो को स्पॉन्सर्ड थे लगभग 40 कंट्रीज और को स्पॉन्सर्ड थे, उनके बिहाफ पे जो है जॉर्डन ने जो है ये प्रपोजल पेश किया था। और ये पास हुआ है फ्राइडे को विद 120 वोट्स फेवर में डली, 14 जो है इसके अगेंस्ट डली, जिसमें यूएस और यूके दोनों अगेंस्ट में किया है, और 45 एब्सटेंशन रहे हैं जिसमें इंडिया भी है। तो सिर्फ इंडिया को नहीं कह सकते कि अकेला इंडिया ही एब्सेंट था, 45 एब्सटेंशन थे। ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट में जो है फ्रांस ने भी ऑब्जेक्ट किया था ओमिशन ऑफ रेफरेंसेस टू द अक्टूबर 7 अटैक्स एज वेल एज द होस्टेजेस टेकन। तो उसमें फ्रांस ने भी देखिए वो बताया है कि भाई क्यों एब्सेंट रहे हैं। तो जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, इट हैड कंडेम्ड ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस एम्ड एट पैलेस्टीनियन एंड इजरायली सिविलियंस, इंक्लूडिंग ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स एज वेल एज ऑल एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट एंड इंडिस्ट्रक्शन। लेकिन it did not specifically refer to the terror attacks by Hamas earlier this month that left more than 1,400 Israelis dead and 229 taken hostage। तो वही है जो हमारा जो इंस्टेंस है कि देयर इज नो गुड और बैड टेररिज्म, टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड काइंड शुड बी कंडेम्ड। तो वो वाले पे हमने रखा है। तो जाहिर सी बात है इंडिया ने ये कहा था कॉल्ड फॉर कंडेमनेशन ऑफ द अटैक्स एंड फॉर द इमीडिएट एंड अनकंडीशनल रिलीज ऑफ होस्टेजेस। उसकी ये बात की हमने, उसमें जो ईओवी जो हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट है उसमें जो सबमिट किया उसमें ये बताया है। फिर ये भी बोला है कि टेररिज्म इज अ मैलिग्नेंसी एंड नोज नो बॉर्डर्स, नेशनैलिटी और रेस। द वर्ल्ड शुड नॉट बाय इनटू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ टेरर एक्ट, कि जस्टिफाई नहीं कर सकते टेररिस्ट, किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो वही स्टैंड पॉइंट है। आगे देखते हैं और क्या है। तो साइंस सेक्शन की तरफ ही मेरे ख्याल, हाँ यहाँ पे एक जरूर है। बांग्लादेश इज बिल्डिंग मेमोरियल टू ऑनर 1971 वॉर हीरोज। जो इंडियन हीरोज थे 1971 वार के, जिसमें बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ था, तो उन्होंने जिन जिन जो इंडियन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी उसके लिए, तो उनको जो है एक उनके लिए एक वार मेमोरियल बना दिया जा रहा है। लिबरेशन ऑफ वार ऑफ बांग्लादेश इन 1970 आशुगंज बांग्लादेश में जो है ये बेसिकली बनाया जा रहा है। ठीक है ना। और इसमें जो 1600 इंडियन सोल्जर्स होंगे उनके नाम इसमें होंगे। ये जो मेमोरियल बिल्डिंग है बांग्लादेश, ये में एक इंडियन सोल्जर्स के लिए बनाई जा रही है जो कि 1970 में जिन्होंने उसको पार्ट लिया था। तो ये देख सकते हैं आप, इसका ये एक मॉडल है। ठीक। तो ये आशुगंज में बनाया जा रहा है बांग्लादेश के। ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ताइवान वाज द फर्स्ट प्लेस इन एशिया टू लीगलाइज मैरिज इक्वलिटी इन 2009। तो ताइवान में जो है एलजीबीटी जो क्यूआई प्लस कम्युनिटी है उसको सेम सेक्स कपल्स को एडॉप्शन राइट्स जो है वो ग्रांट किए, तो उसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ताइवान एशिया में फर्स्ट कंट्री है जिसमें लीगलाइज किया गया मैरिज को इन 2019। ठीक है ना।
आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं साइंस के सेक्शन में। साइंस में आज जो सबसे पहला आया है, दैट स्टडी प्रोवाइड इनसाइट इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स। तो जो अब तक हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर मार्स का समझते हैं उसमें थोड़े से कुछ नए स्टडीज की गई हैं। तो जो मार्स का लिक्विड आयरन कोर है, इट इज लाइकली टू बी सराउंडेड बाय फुली मोल्टन सिलिकेट लेयर। ठीक है ना, ये नई स्टडी जो पब्लिश हुई उसमें बोला है, और ये सजेस्ट किया गया था इट्स कोर इज स्मॉलर एंड डेंसर देन प्रीवियसली प्रपोज। इतना जो पहले सोचते थे कि बहुत बड़ी कोर है, उससे छोटी है लेकिन डेंसर है। पहले कम डेंस बताते थे, अब डेंसिटी ज्यादा थी। जब साइज, जाहिर सी बात है, साइज घटेगा, मास उतना ही, वेट उतना ही रहेगा, तो डेंसिटी मतलब ज्यादा है। ठीक है, जो एनालिसिस की गई है वो की गई है नासा के इनसाइट लैंडर्स के द्वारा, और ये था सीज्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर, सीज इसको बोलते हैं, सीआईएस प्रोजेक्ट in 2021, and it suggested the presence of a large but low density core। जो पहले बताया था वो ये बताता है, which was composed of liquid iron and lighter elements such as sulfur, carbon, oxygen, hydrogen। और जो अभी स्टडी की गई है, दो स्टडी, उनमें ये बताया गया है कि the core has a higher proportion of lighter elements than is feasible according to estimates of the abundance of these elements early in Mars formation history। ठीक है ना, और ये भी बताया कि मार्स जो है सराउंड करता है अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर थिक लेयर है इसमें नियर मोल्टन सिलिकेट रॉक की, और टॉप ऑफ विच वाज प्रीवियसली मिस इंटरप्रेटेड एज द सरफेस ऑफ द कोर। इसको पहले प्रीवियसली जो है सरफेस बोला जाता था कोर का, लेकिन अब उसका नहीं है। तो जो मोल्टन स्टेट है इस लेयर की, ये सजेस्ट करती है कि इट इज टेम्परेचर मस्ट बी एटलीस्ट 2000 केल्विन, और दिस कुड बी अ साइन दैट मार्स हैड ए टर्बुलेंट इंटीरियर फॉलोइंग इट्स फॉर्मेशन rather than a calmer one that more gently transported and shed heat to the interplanetary स्पेस। तो ये सारी नई फाइंडिंग जो है इसके बारे में पता चली है। पाथवे ड्राइविंग आईआरआई इंजरी डिमिस्टिफाई। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है एक मैकेनिज्म जो कंट्रीब्यूट करेगी टू इस्चेमिया रिपरफ्यूजन इंजरी, आईआरआई इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ध्यान रखेंगे आप, इन द लंग, वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ पुअर आउटकम्स इन ट्रांसप्लांट। तो लंग ट्रांसप्लांट होते थे लेकिन बहुत सारे केसेस, ज्यादातर केसेस में फेलियर हो जाता, और उसका रीजन मेनली यही था, इस्चेमिया रिपरफ्यूजन इंजरी की वजह से जो है ये होती थी। तो इस नहीं, उसकी वजह से अब ये है कि अब जो इसका ध्यान रखा जाएगा और ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो पाएंगे लंग के। आईआईटीएम पुणे डेमोन्स्ट्रेटेड क्लाउड सीडिंग कैन प्रोड्यूस रेनफॉल। तो अप्रोक्सीमेट कोस्ट जो, ये बेसिकली आप समझिए, एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, CAIPEEX फेज 4 किया गया था। ये सोलापुर सिटी में किया गया था। सोलापुर सिटी आपको बता दें, ये जो वेस्टर्न घाट्स के लीवार्ड साइड में पड़ता है। ठीक है ना, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था इसका स्टडी का वो था इन्वेस्टिगेट द एफिकेसी ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग इन डीप कन्वेक्टिव क्लाउड एंड टू डेवलप ए क्लाउड सीडिंग प्रोटोकॉल। मतलब बेसिकली क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन, आपने सुना होगा, उसको करके आर्टिफिशियली रेन करके प्रेसिपिटेशन को बढ़ाने, जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि कितना इसकी फिजिबिलिटी है, कितनी इसकी एफिकेसी होने वाली है। ठीक है ना, जो कन्वेक्टिव क्लाउड होते हैं वो बेसिस जो होते हैं कन्वेक्टिव क्लाउड, जिनके ऊपर बादल, जो रेन वाले क्लाउड्स बनते हैं बेसिकली, वो लगभग 500 से 1500 मीटर अल्टीट्यूड पे मिलता है ड्यूरिंग समर मॉनसून। और अगर और बात करें मॉनसून ब्रेक वाले पीरियड के दौरान, तो वो चले जाते हैं थोड़ा और ऊपर, और लगभग 2000 मीटर के अल्टीट्यूड पे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, ज्यादा डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पे, और जो लोअर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है उस पे ज्यादा उनकी पोजीशन डिपेंड करती है। जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की वाटर की थ्रू दिस क्लाउड सीडिंग, वो लगभग 18 पैसा पर लीटर है। और ये कॉस्ट ये है कि इसको मतलब लगभग 50% से और कम कर दिया जाएगा जब हम इंडिजिनस सीडिंग एयरक्राफ्ट यूज करेंगे। ठीक है ना, पूरा इसमें समराइज किया गया है क्या, क्लाउड सीडिंग वर्क्स इफ डन करेक्टली। तो क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट जो है सोलापुर सिटी में करे गए थे, जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, ये बता दिया मैंने, लीवार्ड साइड में होता है। जैसे ये कोई क्लाउड है, यहाँ से अगर एयर जा रही है तो वो इस एरिया को पूरे को बारिश करेगी, लेकिन जो इसके अपोजिट साइड में होता है, ये होती है लीवार्ड साइड, इस साइड में आपको डेफिसिट रेनफॉल देखने को मिलता है, और यहीं पे ये सोलापुर सिटी आती थी। तो जून से सितंबर 2018-19 में जो वहाँ पे लेस रेनफॉल आया था, उसके लिए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था क्लाउड सीडिंग का। तो वहाँ पे 18% इंक्रीज देखने को मिला रेनफॉल में ओवर ए 100 स्क्वायर किलोमीटर इन सोलापुर सिटी ड्यू टू क्लाउड सीडिंग। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमने बताई थी 18 पैसे पर लीटर है, उसको भी 50% घटाने की घट सकती है अगर हम इंडिजिनस सीडिंग एयरक्राफ्ट यूज करेंगे। तो जो 20 टू 25% क्यूमुलस क्लाउड्स हैं जो कि रेनफॉल प्रोड्यूस करते हैं, अगर क्लाउड सीडिंग जो है वो करेक्टली की जाए, और क्लाउड सीडिंग जो है अकेले हालांकि नहीं कर सकता है, ड्रॉट्स को मिटिगेट नहीं कर सकता है, लेकिन हेल्प कर सकता है कि एडिशनल रेनफॉल जो है वो कराए, जिससे जो वाटर रिक्वायरमेंट पार्शियली एड्रेस हो सकती है। तो इसमें बेसिकली आपको दूसरी चीज ये याद रखनी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कि यूज किसका गया है। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड के फ्लेयर्स यूज किए जाते हैं सीडिंग के लिए, क्लाउड को सीड करने के लिए। और ये सीडिंग जो की जाती है, इट वाज डन एट द बेस ऑफ द वार्म कन्वेक्टिव क्लाउड, और
किस टाइम पे की जाती है? जब क्लाउड जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्लाउड सीडिंग की जाती है। किससे? कैल्शियम क्लोराइड के फ्लेयर के साथ जो है वो किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखें। कन्वेक्टिव क्लाउड कहाँ पाए जाते हैं हमने बता दिया, 500 से 1500 मीटर ड्यूरिंग समर मानसून, और जो मानसून ब्रेक पॉइंट है उसमें 200 2000 या 2000 ऊपर के एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये स्टडी जो है ये 2 साल के लिए की गई थी, टू अंडरस्टैंड द माइक्रो फिजिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कन्वेक्टिव क्लाउड्स दैट कैन बी टारगेटेड टू एनहांस रेनफॉल। और जो वर्क किया गया है ये जाहिर सी बात है एक एलेबोरेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा है और टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे हमें जो है क्लाउड सीडिंग को कंडक्ट करना है और प्लान करना है इंडिया में। ठीक है, माइक्रो-फिजिक्स ऑफ क्लाउड्स वेरी वाइडली, नॉट ऑल क्लाउड्स प्रोड्यूस रेनफॉल थ्रू क्लाउड सीडिंग। लेकिन वही बात है कि सारे के सारे क्लाउड जो है क्लाउड सीडिंग के थ्रू रेनफॉल नहीं कर सकते। कुछ सेलेक्टेड क्लाउड टाइप ही होते हैं जो ही कि क्लाउड सीडिंग में यूजफुल हो सकते हैं और उनसे जो है रेनफॉल किया जा सकता है। ठीक है, हाउ मच साल्ट शुड यू टेक एवरी डे? तो आप देखेंगे कि साल्ट का कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखें रिकमेंडेशन तो उसने कहा है 5 ग्राम साल्ट जो है आपकी एवरीडे की डाइट में होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड एवरेज अगर देखें तो वो है 10.8 ग्राम, डबल से भी ज्यादा है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन मैन जो कंज्यूम करते हैं 8.9 ग्राम करते हैं, वहीं पे इंडियन वुमेन जो है वो 7.1 ग्राम करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है ना। हाई साल्ट इंटेक से सभी को पता है हमें कि बहुत सारी डिजीज होते हैं, जैसे इनमें की किडनी डिजीज है, ब्रेन डिजीज है, वेस्कुलेचर डिजीज है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, जिनमें हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है आपको पता होगा वो काफी फेमस है। हाई लेवल्स ऑफ सोडियम जो रहेंगे अगर डाइट में तो ये कंडीशन जो रेंजिंग किडनी से लेके किडनी स्टोन से लेके ऑस्टियोपोरोसिस तक की कंडीशन इन्हीं से एसोसिएटेड होती है। तो हाई साल्ट जो है ओबेसिटी से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनमें आपकी न्यूट्रिशनल डिजीज आती हैं और डायबिटीज ओबेसिटी है, ये सारी की या चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं हाई साल्ट इंटेक से जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे यंग इंडियंस के लिए जो हिडन साल्ट है प्रोसेस्ड फूड्स और बिग इनमें पैकेज्ड फूड्स में, वो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस इशू है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी आपको आगे एक हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे जो एफएसएसआई ने जो लेबलिंग के लिए क्यूआर कोड का इसमें डाला है, उसमें भी हेल्प मिलेगी कि आप उसपे साल्ट कंटेंट भी देखेंगे कि कितना साल्ट कंटेंट है, सोडियम, पोटेशियम कंटेंट का अगर बताएँगे तो पता चलेगा कि कितना रहेगा। ठीक है ना? लास्टली ये बताया कि अब हम साल्ट कंजप्शन की तो बात करें कि साल्ट ज़्यादा लेने से ये होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि साल्ट किनको ज़्यादा लेना है, किनको नहीं लेना है। अगर क्योंकि साल्ट रिडक्शन अगर कर देंगे तो डेंजरस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। उनमें कौन से आते हैं? एल्डरली एडल्ट्स जो होते हैं, वो एक्सट्रीमली उनको कोशिश रहना है क्योंकि हाइपोटेंशन जिनको होता है, क्योंकि जिन जो हाइपोटेंशन है उनको साल्ट इंटेक बोला जाता है, तो उनको ध्यान रखना है कि उनके लिए नहीं, बाकी ओवरऑल जो है वो डाइट में आपको साल्ट जो है रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है? आगे देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। 2-3 क्वेश्चन है। पहला है यही जिसकी हमने बात की थी, क्या क्यूआर कोड्स इंप्रूव करेंगे एक्सेस टू फूड लेबल्स? तो एडवाइजरी जो इशू की गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, वो क्या है और इम्पोर्टेंट क्यों है लेबल्स होने के लिए? तो एफएसएसआई ने जो है रिकमेंड किया था कि आप क्यूआर कोड जो है, क्विक रिस्पांस कोड जिसको हम बोलते हैं, वो इंक्लूड कीजिए फूड प्रोडक्ट्स पे। क्यों? For accessibility by visually impaired individuals, stating that this will ensure access to safe food for all। इससे जो है वो इंडिविजुअल्स को ये पता चले कि भाई वो क्या खा रहे हैं, उसका क्या कंपोजिशन है, सेफ है नहीं है। तो एक्सेस बढ़ाने के लिए सेफ फूड के लिए जो है ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए क्यूआर कोड जो है कंपलसरी मैंडेटरी है कि आप हर एक पैकेज फूड पे जो है आप पे लेबल होगी और वो क्यूआर कोड लेबलिंग की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एफएसएसआई ने एडवाइस किया है, पहले भी किया है। तो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग तो ऑलरेडी हम चलते हैं कि आपने देखा होगा जो लेबल होता है उस पे बहुत सारा कुछ लिखा होता है, क्या-क्या कंपोजिशन है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। कंपोजिशन भी और एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा लाइसेंस नंबर सब कुछ उसमें होता है। तो उससे इसको बोलते हैं फ्रंट ऑफ पैकिंग वार्निंग लेबल्स। इसके अलावा अब क्यूआर कोड मैंडेटरी किया है। एफएसआई ने एडवाइस किया है, द क्यूआर कोड शुड एनकम्पास कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, एलर्जेंस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर एक्सपायरी, यूज बाय डेट, एलर्जन वार्निंग, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कस्टमर इंक्वायरीज, ये सारी चीजें उस पर होनी चाहिए। और ये लिमिटेड नहीं, आप इनमें और भी एक्सेस एनहांस इनको कर सकते हैं अगर चाहे तो। लेटेस्ट एडवाइजरी जो है वो 2 इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं। एक तो इसकी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की जो फूड सेफ्टी एंड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस है 2020 की, एक तो वो जो क्या आउटलाइन करती है, इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड ऑन द लेवल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट, जो हमने अभी बात की थी एफओपीएल की, एंड द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, क्योंकि ये मेनली जो क्यूआर कोड का बोला है ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए बेसिकली रखा है। जो ये जो राइट है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एंड एम्फसाइज एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो एडवाइजरी या सजेस्ट जो भी जारी की गई रिकमेंडेशन, वो इन दोनों को चलते हुए की गई है। ठीक है ना।
क्यूआर कोड क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। बेसिकली क्यूआर कोड एक टाइप का टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है बारकोड की, जो इन्वेंट की गई थी 1994 में। किसके द्वारा? जापानीज कंपनी थी डेंजो वेव, और ये बेसिकली शुरू की गई थी लेबल करने के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली क्यूआर कोड जो है फूड प्रोडक्ट्स पे हो तो इंप्रूव करेगा ब्रांड इमेज को, कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाएगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। तो इससे नेगेटिव्स मत सोचिए, इससे कंपनियों पे बहुत बढ़ेगा, कंपनी की ब्रांड इमेज भी बढ़ेगी, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एटलीस्ट कंज्यूमर्स को ये पता होना चाहिए कि वो किसके लिए पे कर रहे हैं, उनको मिल क्या रहा है, ठीक है ना। तो जो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग प्रपोज की थी एफएसएसआई ने 2019 में, इट इज अ की स्ट्रेटजी टू अलर्ट एंड एजुकेट कंज्यूमर्स इन मेकिंग एन इन्फॉर्म चॉइस। वही बात कि वो एक इन्फॉर्म चॉइस बन सके, कंज्यूमर्स का राइट है कि वो क्या परचेज कर रहे हैं, क्या उसके पैसे जिसके वो दे रहे हैं वो चीज उन्हें मिल रही है नहीं मिल रही। तो इन्फॉर्म चॉइस के बनाने के लिए कंज्यूमर्स को ये जरूरी है कि आपको अलर्ट करना पड़ेगा उनको और एजुकेट भी करना पड़ेगा। तो ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग जो है प्रपोज की थी एफएसएसआई ने 2019 में। ट्रेंड्स क्यूआर कोड के तो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, और यूएस, इंडिया, फ्रांस और यूके जो है वो अमंग द टॉप यूजर्स हैं क्यूआर कोड के। तो ये तो पहला था। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं यार, व्हाट्स इन स्टोर फॉर इकोनॉमी इन सेकंड हाफ। तो आपने देखा होगा कल ही जो आउटलुक आया है इकोनॉमी का, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.5% पे जो है एक्सपेक्ट किया है जीडीपी ग्रोथ को मॉडरेट लेवल पे। तो उसी के रिगार्डिंग ये है कि क्या जो वेस्ट एशिया में फ्लेयर अप चल रहा है पुश, जिससे ऑयल प्राइसेस बढ़ने सकते हैं, इससे क्या और जो फूड एंड फर्टिलाइजर सप्लाई क्या डिसरप्ट हो सकती है, और जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आप देख रहे हैं, राइजिंग रिस्क अवर्जन देख रहे हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स देख रहे हैं, वोलेटाइल मार्केट इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, और डोमेस्टिक कंसर्न्स क्या है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो फेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया आरबीआई ने एक्सपोर्ट किया। एक्सपर्ट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इन इवेंट्स को? तो इकोनॉमिस्ट फील अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया कुड पुश क्रूड ऑयल प्राइसेस बियॉन्ड इंडियाज कंफर्ट जोन। जाहिर सी बात है, और क्योंकि इसका बर्डन ज्यादा भी नहीं डाल सकते हैं, और अभी क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो उसमें भी यानी कि हायर पेट्रोलियम प्राइसेस को जो कंज्यूमर्स पे वो गवर्नमेंट डालेगी, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले रिमार्क जो स्ट्राइफ गाजा में शुरू हुई थी जब से, तब उन्होंने बोला था कि इट हैज ब्रॉट कंसर्न्स अबाउट फ्यूल, फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन्स बैक टू द फोरफ्रंट। फिर से वहीं ला दिया है। और शी आल्सो फ्लैग्ड कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एनी डिसरप्शंस ऑन इन्फ्लेशन इन द नियर फ्यूचर। इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं इन्फ्लेशन पे। तो ये बोला था कि नीड ये है कि एंश्योर करें कि ग्लोबल फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल सप्लाई जो है वो दे डिड नॉट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार एंड डिस्ट्रप्शन, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या शिफ्ट है असेसमेंट में रिस्क का जो इकोनॉमी के लिए है? तो आईएमएफ ने देखो, अगर आप देखें तो इसने रेज किया था 2023-24-25 में जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट को इंडिया के लिए 6.3% फ्रॉम 6.1% एस्टिमेट है। जो पहले एस्टिमेट किया था 6.1%, उससे बढ़ा के इसने 6.3% जो है वो बताया था अभी पीछे ही, ठीक है। और जो हमारा जो मतलब ये लगभग लगभग जो आरबीआई ने वो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई ने जो प्रपोज की है 6.5%, ये उसके लगभग पास में ही है, ठीक है ना। लास्ट ईयर की ग्रोथ जो थी वो 7.12% ग्रोथ थी, लेकिन हमने अभी भी उसको यही रखा कि यही होने वाली है। जो लेटेस्ट इकोनॉमी रिव्यू किया गया किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। उसने क्या बोला है? इट नोटेड दैट दो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड इंप्रूविंग, downside risks arise from global headwinds that have been compounded by recent developments in the Persian Gulf, uncertainties in weather and कंडीशन ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट। तो इनकी वजह से रिस्क भी हैं, कुछ रिस्क जो है वो बढ़ गए हैं। हालांकि वो हमें दिख रही है डिमांड ग्लोबल लेवल पे वो इंप्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन कुछ रिस्क हैं जिनकी वजह से वो है। तो डीए ने ये भी बोला है कि इट फ्लैग्ड अ ब्रॉडर वरी अबाउट फ्लोट जियोपॉलिटिकल कंडीशन, जो कंडीशन चल रही हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे, ट्रिगरिंग अ सर्ज इन रिस्क की वजह, उससे रिस्क और बढ़ गए हैं। दूसरी चीज ये है, एक रिस्क तो ये था ही कि जिसमें हमने देखा कि भाई जो पर्शियन गल्फ में डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो जो अनसर्टेन वेदर की रहे हैं वो एल नीनो की वजह से रहा है। वो साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन चल रही हैं उनमें भी है। आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, इधर इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है। जो रिपोर्ट ये आई थी उसने ये भी सेट किया, इट साइटेड ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग्स फ्रॉम आरबीआई फॉरवर्डिंग लुकिंग सर्वेज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेस ऑल इज वेल। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये रिपोर्ट में ये बताया था कि इन सब चीजों पे अच्छा होने वाला है। जो मैन्युफैक्चरिंग वो सेक्टर अच्छा करेगा, फॉरवर्ड लुकिंग है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है के अकॉर्डिंग है, जो भी है उनका स्ट्रेस है वो एक्सपेक्टेड लेवल्स पे ही है, ज्यादा ऊपर नहीं है। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या है जिनको ध्यान में रखना है? तो पहला तो यह है कि इन्फ्लेशन जो है इट मे हैव सबसाइडेड लास्ट मंथ बट कुड क्रीप बैक अप। पिछले महीने जरूर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है, लेकिन यह है कि इसको बढ़ते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा, ये फिर से बढ़ सकती है। दूसरा, जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक दोनों ने एक्सपेक्ट किया कि इन्फ्लेशन जो है वो एवरेज रहेगी, लेकिन
इवन हायर है, 5.5% और 5.9% पे रखा है। जो आरबीआई का प्रेफर्ड 4 पॉइंट इन्फ्लेशन मार्क रिमेन्स है, वो तो एलयूसिव ही है फिलहाल, लेकिन ये है कि विद इन +-2% की रेंज में, तो अभी उसी में है ये, ठीक है ना। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की एक स्टडी की गई थी जिसमें ये बताया कि विद पेंट अप डिमांड इफेक्ट्स फेडिंग, द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स विल डिटरमाइन वेदर कंजम्पशन हैज एक्चुअली पिक्ड अप। तो अभी तो ये नहीं कह सकते कि कंजम्पशन बढ़ा है नहीं बढ़ा है, तो कपल ऑफ मंथ्स के बाद ही ये डिटरमाइन हो पाएगा कि भाई क्या सच में पिकअप किया है कंजम्पशन या नहीं किया है। फिर दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है रूरल डिमांड का, क्योंकि वो पीछे चल रही है। रूरल डिमांड है विच हैज बीन लैगिंग will be important and may come under more pressure if some crops output is affected। अभी आप देखें खरीफ सीजन के बोले थे सोइंग कम हुई है, तो जाहिर सी बात है आउटपुट कम होने वाला है, तो वहां पे जो रूरल डिमांड है वो भी पीछे जा सकती है, उस पे और प्रेशर आ सकता है। और लास्ट क्या बताया, लास्ट but not the least, an economist from a rating firm said the upcoming election season could imply some slowdown in public capex in infrastructure that revved up the economy in recent quarter। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो, क्योंकि अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है, ठीक है ना। वाई विल पुलिस स्टेशन इंस्टॉल डीएनए सिस्टम, तो यहाँ पे कंसर्न्स क्या है वो, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसने क्वेश्चन किया है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द डेटाबेस बाय इंश्योरिंग आइडेंटिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स अलाउइंग ओनली डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू एक्सेस द डेटा इन रियल टाइम, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोला है, तो बेसिकली क्या है, अप्रैल 2022 में जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक्ट क्या है बेसिकली, इट एनेबल्स पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जो भी अरेस्टेड पर्सन है उनके फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल जिसमें रेटिना और आइरिस स्कैन भी आते हैं, उनको जो है कलेक्ट भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्ट नोटिफाई होता है सितंबर 2022 में, लेकिन जो एक्ट है इट इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड फुल्ली एज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, द नोडल एजेंसी है जो इसकी, ध्यान रखेंगे, इज स्टिल प्रिपेयरिंग द गाइडलाइंस एंड एसओपीज टू इम्प्लीमेंट द लेजिस्लेशन। अभी उसने ना तो गाइडलाइंस बनाई है पूरी तरह से, और अभी बना ही रही है, और एसओपीज भी बना रही है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। लेजिस्लेशन क्यों लाया गया, तो जो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो है, इतने रिपील किया ब्रिटिश एरा के आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को, जिसका स्कोप काफी लिमिटेड था, और कहां तक था, सिर्फ कलेक्ट और रिकॉर्ड करने के ही था फिंगरप्रिंट्स को, फुटप्रिंट इंप्रेशंस को, और फोटोग्राफ्स सर्टेन कैटेगरी ऑफ कन्विक्टेड पर्संस को, और इंप्रेशंस ऑफ नॉन कन्विक्टेड पर्संस ऑन द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। तो ये सिर्फ इसका लिमिटेड स्कोप था। ये जो नया एक्ट लाया गया है इसने प्रोविजन किया कि मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कीजिए आप कैप्चर और रिकॉर्ड करने के लिए, अप्रोप्रिएट बॉडी मेजरमेंट्स के लिए। रोल क्या रहने वाला है एनसीआरबी का, तो ये तो बता ही दिया हमने, सेंट्रल बॉडी है इंटरेस्ट के इसको, टू टास्क टू स्टोर प्रोसेस शेयर डिसेमिनेट एंड डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स। इसको नोडल अथॉरिटी जो है वो बनाया गया है एनसीआरबी को, तो ये ही बताएगा, इसको इंटरेस्ट किया गया है स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, शेयर डिसेमिनेट और डिस्ट्रॉय करने के लिए रिकॉर्ड के लिए। और ये ध्यान रखिए आप, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना है कितने 75 साल बाद तक ही आप स्टोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 75 साल तक के लिए स्टोर किया, उसके बाद आप उसको वो करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन उसके भी कुछ प्रोविजन है। अभी देखें चैलेंजेस क्या क्या है, यहाँ पे आपको समझ आएगा। पहली बात तो ये, जो अपोजिशन मेंबर थे उन्होंने आर्ग्यू किया था पार्लियामेंट में कि इट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट, जिसमें मेन तो आपको राइट टू प्राइवेसी सबको ही पता होगा, ये कर रहा है। दूसरा क्वेश्चंस अराइज हुए थे अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ सच डाटा, कि क्या ऐसा डाटा ये प्रोटेक्ट रह पाएगा, इसका स्टोरेज मेनली बेसिकली। रूल स्टेट करते हैं कि अनलेस ए पर्सन इज बुक्ड अंडर प्रोहिबिटरी एंड प्रिवेंटिव सेक्शंस दैट आर क्लब्ड विद अदर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, द मेजरमेंट्स विल नॉट बी स्टोर्ड इन द सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स को तो इसका पता ही नहीं है, तो तीसरा चैलेंज ये है। फिर चौथा, इट टेक्स द ओनर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द सेंट्रल डेटाबेस इन केस अ पर्सन हैज बीन falsely implicated in a crime or has been acquitted by the court। तो जो ओनर्स है वो लोग उस पर्सन के इंडिविजुअल के ऊपर है, क्योंकि अगर मान लो किसी को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया, किसी केस में उसको एक्विट कर दिया कोर्ट ने, तो क्या उसका डिस्ट्रक्शन है, तो उसके डिस्पोजल डिस्ट्रक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट किसको करनी पड़ेगी, वो उस इंडिविजुअल को करनी पड़ेगी नोडल ऑफिसर के थ्रू रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर जो पांचवा है कि जो ओनर्स है डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा इन 75 ईयर टाइम वाली जो हमने लिमिट की बात करती, वो भी किसके पास है, वो भी उस इंडिविजुअल के ऊपर रखा दिया गया है जिनका डाटा जो है कलेक्ट किया गया था। तो ये भी दूसरी चीज है। तो प्रोविजन शुड बी रीड इन टर्म्स ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन एंड शुड नॉट बी एट द मियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोडल ऑफिसर। ये एज ए राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए, ना कि सिर्फ नोडल ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे इसको छोड़ना चाहिए कि भाई आप चाहो तो डिलीट कर दो इसको, नहीं तो मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर द टाइप ऑफ डीएनए सैंपल दैट कुड बी कलेक्टेड बाय द पुलिस हैव नॉट बीन डिफाइंड येट। ये डिफाइन नहीं किया कि किस तरह के डीएनए सैंपल जो है कलेक्ट किए जाएंगे। फिर
हैंडलिंग डीएनए सैंपल रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग, तो स्टोरेज जो है वो एक कंसर्न है, ये भी एक अगला पॉइंट है कि उसको हैंडल करना और उसको स्टोरेज करना ये कंसर्न है, क्योंकि जो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड इंडिविजुअल है वही डीएनए सैंपल्स ले सकता है। The NCRB has cautioned against the misuse of the database by ensuring identification and deployment of the appropriate safeguards, allowing only designated official to access the data in real time. तो मिसयूज को बचाने के लिए या डाटाबेस का मिसयूज हो सकता है, उसके लिए ये क्वेश्चंस इसलिए उसने जो है ऊपर वाले चैलेंज आप देखेंगे तो उनके चलते हुए जो एनसीआरबी ने क्वेश्चन वो दिए हैं, ठीक है ना। फिर एक ऑफिशियल ने और नॉर्थ ईस्ट उन्होंने ये बोला कि कनेक्टिविटी जो है वो एक ह्यूज प्रॉब्लम है। क्यों? पुलिस जो स्मॉल स्टेट्स में है वो अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योर्ड इंटरनेट लीज लाइन, उनके पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक और कंसर्न का विषय है। तो यही सारा कुछ इसमें आज डिस्कस हुआ है। प्रोफाइल्स में आते हैं, आज हिजबुल्लाह के बारे में बताया, द पार्टी ऑफ गॉड इसको बोला है, और ये लेबनान की एक पावरफुल शिया मिलिटेंट ग्रुप है। हिजबुल्लाह जो है 1982 में बना था ड्यूरिंग इजराइल्स इन्वेजन ऑफ लेबनान विद द हेल्प फ्रॉम ईरान। In its first manifesto released in 1985, the group called for the destruction of the state of Israel। तो इस पूरे 4 लाइन में ही सब कुछ कवर हो गया है। हिजबुल्लाह 1982 में बना, ईरान की मदद से बना। जब इजराइल ने लेबनान पे किया था अटैक, मतलब रिटेलिएट किया था, बल्कि इन्वेजन किया था लेबनान पे, तब ये बना था, और पावरफुल शिया मिलिटेंट ग्रुप है ये लेबनान में, ठीक है ना। Over the years, Hezbollah has built sprawling social and political networks with deep roots in Lebanon's Shia community and made itself the most powerful non-state actor in West Asia। वेस्ट एशिया में मोस्ट पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में सक्षम हुआ है हिजबुल्लाह। और जब इसराइल ने विद्रोह कर लिया सदर्न लेबनान से 1982 में, आफ्टर 18 years of occupation, Hezbollah celebrated as the first Arab victory in the history of Arab-Israeli conflict। और इसको एज ए फर्स्ट विक्ट्री सेलिब्रेट किया जबकि इसराइल ने विद्रोह किया 1982 में, ठीक है ना। तो यही सारा कुछ इसमें हिजबुल्लाह के बारे में बताया। नेक्स्ट इज जो आज प्रोफाइल में है, तो मैन विद द गेवल माइक जॉनसन, ये अभी आपको बताया था हमने, कल क्वेश्चन भी इसका दिया था आपको। ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नए स्पीकर जो है इलेक्ट किए गए हैं आफ्टर मोर देन 3 weeks ऑफ ए लीडरशिप क्राइसिस इन द चैम्बर। और आपको पता होना चाहिए यूएस जो पॉलिटी है या यूएस जो, उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं ऊपर, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरे नंबर पे जो है वो स्पीकर आते हैं एमिनेंस में, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे जो है वो स्पीकर आते हैं एमिनेंस में, पहले पे प्रेसिडेंट, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे स्पीकर। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ouster of Kevin McCarthy from the top role in the chamber of October 3, the candidate who emerged victorious after multiple rounds of closed door configurations and voting is Mike Johnson, जो कि कहाँ से है? रिप्रेजेंटेटिव है लुइसियाना स्टेट से, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। लुकिंग बैक एट द आउस्टर ऑफ मिस्टर मैकार्थी एंड द फेलियर ऑफ टॉम एमर मिनेसोटा से, जिम जॉर्डन ऑफ ओहियो एंड स्टीव स्केलिस ऑफ लुइसियाना to secure the gavel by cornering the minimum of 217 votes, it was the degree to which each of them enjoyed the support of the pro-Trumpers in the House that ultimately made the डिफरेंस। तो मेनली बेस डिफरेंस जो आया वो जो ट्रम्प के सपोर्टर्स थे उनकी वजह से जो है ये सब पॉसिबल हो पाया कि इनको जो है ये बन पाए। इसके अलावा जो टॉप कैंडिडेट थे जिनको सोचा जाता है, जिनमें टॉम एमर, जिम जॉर्डन और स्टीव स्केलाइस जो थे वो भी इंक्लूड थे, वो सब जो है नहीं सिक्योर कर पाए, ठीक है ना। तो ओरिजिनली ये इलेक्ट हुए थे 2016 में कांग्रेस में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इनके एक है कैसे, तो ये एक हार्ड राइट कंजर्वेटिव है सोशल इश्यूज पे, ठीक है ना। इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। ही हैज सेड he does not believe that humanity has caused the climate crisis, ये उन्होंने बोला है। and he is against abortion and is unapologetic in his opposition to the LGBTQ plus rights। और फॉरेन पॉलिसी पे देखें तो he has voted against continuing US aid to Ukraine। तो सारी चीजों पे ही आप इनके कंजर्वेटिव हार्ड राइट कंजर्वेटिव होने का इनका ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज पावर प्लेयर वी के पांडियन जी को आज बताया गया है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, ओडिशा के सीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और उनको जो अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ 5T विद कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक से उनको जो है अपॉइंट किया गया है। तो 5T के बारे में बता दें, 2019 में जो 5T इनिशिएटिव है ये इनिशिएट किया था। 5T क्या क्या है? टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम लिमिट। ये बेंचमार्क डिसाइडिंग किया गया था टू डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये रोल आउट किया था 2019 में। और जो मिस्टर पांड्या थे ही हेडेड द इनिशिएटिव एक्रूइंग हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू रिव्यू द प्रोजेक्ट्स कटिंग अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। तो इनको जो चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है और कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक से इनको एक तरह से किया गया था। तो इनको जो है ये देखिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑफन क्लैड इन अ व्हाइट शर्ट, द लैंकी ब्यूरोक्रेट हैज अर्नड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ गो गेटर, ठीक है ना। तो 2000 कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जिनको जो है
ये बनाया गया है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये भी बोल रहे हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर मिस्टर पांडियन वुड ओपनली शेड सॉरी मिस्टर पांडियन वुड ओपनली शेड हिज इनहिबिशन एंड assume a greater role in the government and the party, ठीक है ना। एक लास्ट पेज पे और आज आपको एक देख लेते हैं लास्ट पेज। यहाँ ये था चिल्ड्रन ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड। ये बेसिकली जो इजराइल गाजा में वार चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन इशू चल रहा है गाजा वाले रीजन में, वहां पे बोला है कि मेकिंग अप हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द गाजा चिल्ड्रन आर द हार्डेस्ट हिट कैटेगरी इन द वॉर बिटवीन इजराइल हमास। जो इजराइल हमास का ये वार चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हुआ है, वो चिल्ड्रन हुए हैं। और चिल्ड्रन दोनों ही साइड से जो है टारगेट रहे हैं। अगर जो अक्टूबर 7 का जो हमास ने अटैक किया था तो उसमें 1400 लगभग इजराइलीज की डेथ हुई थी, जिसमें से 447 जो चिल्ड्रन थे और 248 जो थे वो वुमेन थे, अकॉर्डिंग टू इजरायली अथॉरिटीज। वहीं पे जो रिटेलिएशन में जो अटैक इजराइल ने किया है उसमें लगभग 7700 पीपल जो है वो उनकी डेथ हुई है, और उसमें से 70% जो है वुमेन और चिल्ड्रन है। और गाजा की अगर हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा देखें, जो टोल है दैट इंक्लूड्स मोर देन 3500 माइनर्स, क्योंकि चिल्ड्रन मेक अप हाफ ऑफ द गाजाज पॉपुलेशन, तो दे आर द हार्डेस्ट हिट एज कैटेगरी बाय द डिस्प्लेसमेंट एज वेल। रिफ्यूजीज में भी देखें तो वो भी, और अगर वैसे देखें नंबर्स में देखें तो भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे ही अफेक्ट हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर्स हैं कुछ, अगले पेज पे और ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट ज्यादा है। तो उनकी क्या गलती है बच्चों की इस वॉर से, जो उनको ये सब देखना पड़ रहा है। और फिर जाहिर सी बात है ऐसे माहौल में अगर बच्चे बड़े होंगे तो उनका बड़े होने पे उन पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ये सब चीजें सोचने वाली है कि क्या वो उनका जो एडल्टहुड है या उनका जो फ्यूचर है जब वो बड़े होंगे तो उन पे इसका इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन। होप आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा, होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और संडे का आप एनालिसिस बिल्कुल मिस मत कीजिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। तो थैंक यू।